पड़ोसन चुड़ैल। रात के ठीक 12 बजे गांव के उस पुराने कच्चे रास्ते पर हवा कुछ अलग ही आवाज कर रही थी। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। कहते हैं हर गांव में एक ऐसा घर होता है जहां लोग दिन में भी नजर उठाकर नहीं देखते, और इस गांव में वो घर था पड़ोस वाली चुड़ैल का। गांव में हाल ही में एक शहर से परिवार आया हुआ था। रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उसका 20 साल का बेटा आदित्य। पहली ही रात आदित्य ने खिड़की के सामने वाले पुराने घर की ओर देखा। वो घर हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस रात ऊपर की खिड़की में हल्की सी रोशनी दिख रही थी। मम्मी, सामने वाले घर में कौन रहता है? बेटा, लोग कहते हैं वहाँ एक औरत रहती है, कोई उससे बात नहीं करता। अरे, ये सब गांव की अफवाहें हैं। कोई अकेली महिला होगी, इसलिए लोग कहानियां बना लेते हैं। लेकिन अगले ही दिन गांव की औरतें आपस में फुसफुसा रही थी। उसकी नजर ठीक नहीं है, जिसके घर जाती है वहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। वो चुड़ैल है, चुड़ैल। आदित्य ये सब सुन रहा था। उसके अंदर डर कम और जिज्ञासु ज्यादा थी। एक शाम आदित्य साइकिल से लौट रहा था कि अचानक उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। वो वहीं सामने वाले घर के पास था। तभी दरवाजा अपने आप खुला। एक लंबी दुबली औरत बाहर आई। पंचर हो गया क्या बेटा? आदित्य उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। जी हाँ। औरत ने अंदर जाकर औजार लाए और खुद ही साइकिल ठीक कर दी। आपको कैसे पता चला कि मेरी साइकिल पंचर हो गई है? औरत हल्का सा मुस्कुराई। हर आवाज कुछ कहती है, बस सुनना आना चाहिए। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। अगले ही दिन गांव में एक खबर फैल गई। लड़का तो गया काम से, अब उसके घर कुछ बुरा होगा। कुछ दिनों बाद आदित्य के पिता रमेश अचानक बीमार पड़ गया। बेचैनी और अजीब सपने। गांव वाले तुरंत बोले, वो चुड़ैल का साया है। सीमा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन आदित्य को यकीन नहीं था। वो रात को चुपके से उस औरत के घर गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आ गए तुम, मुझे पता था। सब कहते हैं आप चुड़ैल हैं। क्या आपने मेरे पापा के साथ कुछ किया? औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। लोग जिस चीज को समझ नहीं पाते उसे डर का नाम दे देते हैं। उस औरत ने बताया उसका नाम माधवी था। वो पहले शहर में डॉक्टर थी। उसके पति और बच्चे की एक हादसे में मौत हो गई। वो अकेली यहाँ आकर रहने लगी थी। लोगों ने उसकी चुप्पी को रहस्य समझ लिया और रहस्य को चुड़ैल। उसी रात आदित्य ने देखा कि गांव के कुछ लोग माधवी के घर के बाहर इकट्ठा थे। गांव के मुखिया ने कहा, ये औरत अपशगुन है, इसे गांव से निकालो। भीड़ ने माधवी के घर को घेर लिया था। आदित्य चिल्लाया, रुको, ये चुड़ैल नहीं, डॉक्टर है। इसको तुम लोग गलत समझ रहे हो। वह एक डॉक्टर माधवी है। ने रमेश की रिपोर्ट देखी थी और समझ गई कि उसे वायरल इन्फेक्शन है जो पानी की टंकी के गंदे होने से फैल रहा है। वो बोली, अगर टंकी साफ नहीं की गई तो पूरे गांव में बीमारी फैल जाएगी। पहले तो गांव वालों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब 2 और लोग बीमार हुए तब सबको समझ में आ गया। गांव वालों ने मिलकर टंकी की सफाई की और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। मुखिया शर्मिंदा होकर माधवी के पास आए। हमने आपको गलत समझा, हमें माफ कर दो, हम आपको समझ नहीं पाएंगे। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, आपकी गलती नहीं है, अब माफी मत मांगी है। डर अज्ञानता से पैदा होता है और ज्ञान उसे खत्म कर देता है।
अब वही औरत जिसे सब चुड़ैल कहते थे गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई थी। जिस गांव ने अपने डर को हराया था वही गांव फिर से एक अनजानी परछाई के साए में आने वाला था। माधवी अब गांव की इज्जत बन चुकी थी। लोग इलाज के लिए उसी के पास जाते, लेकिन शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं। कहा है एक रात गांव के किनारे वाले खेत से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था। हवा तेज थी और दूर खेतों में एक सफेद साया हिलता हुआ दिख रहा था। कल सुबह रात होते ही फिर गांव में चुड़ैल खबर दिखी। फैल इस गई। बार वो खेत में घूम रही थी। मुखिया घबराया हुआ था। माधवी, ये सब क्या है? अब तो तुम पर शक नहीं था, फिर ये कौन है? ये बात सुनकर माधवी भी हैरान थी। डर वापस लौट आया है, लेकिन इस बार सच्चाई और गहरी है। आदित्य ने तय कर लिया, इस बार कुछ भी हो जाए मैं सच्चाई ढूंढ कर रहेगा। रात 11 बजे आदित्य चुप्पे से खेत की ओर निकला। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको, अकेले मत जाओ, इस बार मामला अलग है। दोनों एक साथ आगे बढ़े। खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो सालों से बंद पड़ा था। अचानक कुएं से एक आवाज आई। आदित्य ने टॉर्च अंदर डाली। उसे नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा और फिर एक सफेद साया कुएं के पीछे से भागा। रुको। लेकिन वो साया अंधेरे में गायब हो गया था। अगले दिन माधवी ने आदित्य को एक पुरानी फाइल दिखाई। ये गांव पहले भी एक रेहे से छुपाए बैठा है। सालों पहले इसी कुएं में एक लड़की की लाश मिली थी। लोगों ने उसे आत्महत्या कह दिया, लेकिन असल में वो जमीन के लालच में किया गया कत्ल था। आदित्य ये सुनकर बहुत ज्यादा डर चुका था। मतलब कोई इस डर का फायदा उठा रहा है। माधवी ने सिर हिलाया। उस रात फिर वही रोने की आवाज आई। इस बार गांव वाले भी जमा हो गए। सफेद साया खेत की तरफ भागा। भीड़ उसके पीछे दौड़ी, लेकिन अचानक साया कुएं के पास गिर पड़ा। सबने देखा वो कोई भूत नहीं बल्कि मुखिया जी का भतीजा था। उसके हाथ में एक सफेद चादर थी। तुम ये सब क्यों कर रहे थे? भतीजा डरते हुए बोला, मैं चाहता था कि लोग डरकर अपनी जमीन सस्ते में बेच दे ताकि और चाचा मिलकर खरीद सके। गांव सन रह गया था। मुखिया की आंखें झुक गईं। माधवी आगे आई। डर सबसे बड़ा हथियार है और लालच सबसे बड़ी बीमारी। गांव वालों ने भतीजे को पुलिस के हवाले कर दिया। मुखिया ने सबके सामने माफी मांगी। अब गांव पूरी तरह समझ चुका था चुड़ैल कोई नहीं होती, लेकिन इंसान का लालच उससे भी खतरनाक होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि उस रात जब सब लौट रहे थे माधवी ने खुद कुएं के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। आखिर वो आवाज किसकी थी? जिस कुएं का राज खुल चुका था उसी कुएं से अब फिर आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार कोई इंसान नहीं दिख रहा था। उस रात जब सब लोग लौट गए माधवी अकेली खड़ी थी। हवा बिल्कुल शांति थी। माधवी। तभी एक धीमी फुसफुसाहट कुएं के अंदर से आई। माधवी का चेहरा सफेद पड़ गया था। कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। कोई जवाब नहीं, बस पानी के हिलने की आवाज आई। सुबह होते ही गांव में एक खबर फैल गई। कल रात कुएं से आवाज आई, अब तो सच में आत्मा भटक रही है। ये सब कोई नया खेल हो सकता है। लेकिन इस बार माधवी भी असमझ थी। आदित्य, कल मैंने सच में आवाज सुनी थी, वो इंसान जैसी नहीं आदित्य थी। पहली बार थोड़ा डर गया था। रात को दोनों फिर कुएं के पास गए। इस बार उनके पास रस्सी टॉर्च थी। माधवी, यहाँ पीछे कोई जगह है। यहाँ दरअसल एक सुरंग का रास्ता है। दोनों ने एक सुरंग देखी और दोनों उस सुरंग में घुस गए। बहुत पुरानी लकड़ी के बक्से पड़े थे।
एक बक्सा खोला। उसमें पुराने कागज और जमीन के दस्तावेज थे। माधवी ने पढ़ा और सन रह गई। ये उस लड़की के असली कागज है जिसकी मौत कुएं में हुई दोस्तों, थी। कागजों में साफ लिखा था कि सारी जमीन उस लड़की के नाम थी और उसकी मौत के बाद वो जमीन गांव के कुछ ताकतवर लोगों के नाम हो गई थी। मतलब असली गुनहगार अभी भी माधवी गांव ने में सिर है। हिलाया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। माधवी ने सबके सामने वो कागज रख दिए। गांव के दो बुजुर्ग जो सालों से सम्मानित माने जाते थे, अचानक से घबरा गए। आप दोनों ने उस लड़की को मारा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग टूट गया और रोते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, लालच में अंधे हो गए थे। गांव वालों ने उसकी बातों से तुरंत पुलिस बुलाई। जब सब खत्म हो गया, आदित्य और माधवी फिर कुएं के पास खड़े थे। तो वो आवाज, कुएं में हवा जब सुरंग से गुजरती है तो ऐसी आवाज करती है। डर ने उसे आत्मा बना दिया। आदित्य ने राहत की सांस ली। जब दोनों लौट रहे थे, अचानक पीछे से वही फुसफुसाहट आई। धन्यवाद। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार हवा बिल्कुल शांत थी। क्या वो सच में हवा थी या फिर किसी अधूरी आत्मा को इंसाफ मिल गया? या कभी कभी सच और रहस्य के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। इंसाफ हो चुका था, गुनहगार पकड़ा जा चुके थे, लेकिन कुछ कहानियां इंसाफ के बाद भी खत्म नहीं होती। उस रात तेज आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। माधवी अपने घर में अकेली बैठी थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। माधवी ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में वही लड़की जिसकी मौत सालों पहले कुएं में हुई थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, सच अभी पूरा नहीं हुआ। अगली सुबह माधवी ने वो तस्वीर आदित्य को दिखाई। ये किसने छोड़ी होगी? कोई है जो चाहता है कि हम और गहराई में जाए। उसी वक्त गांव में फिर हलचल मच गई। गांव के स्कूल में रात को किसी ने दीवार पर लाल रंग से लिखा था, कुआं अब भी भूखा है। गांव के लोग फिर से डर चुके थे। आदित्य ने तय किया कि इस बार वो डरने नहीं देगा। रात को वो और माधवी स्कूल पहुंचे। दीवार के पास जमीन थोड़ी खुदी हुई थी। उन्होंने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में एक पुराने लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक डायरी थी। वो उसी लड़की की डायरी थी। अगर माधवी मुझे ने कुछ हो डायरी जाए तो पढ़ना समझ शुरू किया। लेना कि सिर्फ 2 लोग नहीं, पूरे 4 लोग इसमें शामिल है। ये सुनकर आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब 2 और गुनहगार है। डायरी में एक नाम साफ लिखा था, रघुवीर। रघुवीर जो आज गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली आदमी था। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। आदित्य ने सबके सामने डायरी पढ़कर सुनाई। रघुवीर गुस्से में खड़ा हो गया। यह सब झूठ है। एक मारी हुई लड़की की लिखी हुई बातों पर यकीन करो। तभी माधवी आगे आई और बोली, अगर झूठ है तो इस डायरी पर तुम्हारे साइन कैसे हैं? डायरी के आखिरी पन्ने पर रघुवीर के दस्तावेज थे। एक पुराने जमीन समझौते की। भीड़ में खुसखुसाहट शुरू हो गई। रघुवीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस आई और उसे ले गई। गांव फिर शांत हो गया था, लेकिन उसी रात आदित्य को सपना आया। वो लड़की अब मुस्कुरा मैं रही थी। आजाद हूँ। सुबह आदित्य ने ये बात माधवी को बताई। माधवी ने आसमान की ओर देखा और कहा, कभी कभी इंसाफ इंसानों से नहीं, हिम्मत से मिलता है। दोस्तों, उस दिन के बाद कुएं से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन साया दिखा नहीं। जब भी तेज हवा चलती है, कुएं के पास खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धन्यवाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, फिर कुएं का रहस्य अभी और गहरा है। जब गांव ने सोचा कि सब खत्म हो चुका है, तभी किस्मत ने आखिरी पन्ना पलटा।
रघुवीर जेल जा चुका था, बाकी गुनहगार भी सजा पा रहे थे। कुआं अब सूखा और शांत था, लेकिन माधवी के चेहरे पर अब भी एक अधूरी बेचैनी थी। एक शाम उसने आदित्य से कहा, कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा है कि आखिरी सच अभी बाकी है। उसी रात आदित्य के घर पर किसी ने पत्थर फेंका। खिड़की का शीशा टूट गया था। उस पत्थर के जरिए से एक चिट्ठी पड़ी थी। ज्यादा सच जानना अच्छा नहीं होता। आदित्य गुस्से में बाहर भागा, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं दिखा। अगले दिन माधवी ने खुद सच बताया। जिस लड़की की मौत हुई थी वो मेरी छोटी बहन थी। आदित्य ये सुनकर सन रह गया था। माधवी ने बताया, सालों पहले उसकी बहन गांव आई थी जमीन संभालने। उसी लालच के खेल में उसकी हत्या कर दी गई। मैं शहर में थी जब तक मुझे खबर मिली। सब आत्महत्या घोषित हो चुका था। मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि सच सामने ला सकूं। आदित्य की आंखों में सम्मान था, लेकिन चिट्ठी किसने फेंक दी? आदित्य ने सुराग ढूंढना शुरू किया। उसे याद आया जब पंचायत में ये सब इकट्ठा थे, एक आदमी चुपचाप भीड़ में खड़ा था, सब सुन रहा था। रघुवीर का बेटा वीर को अपने पिता की गिरफ्तारी का बदला लेना था। उस रात आदित्य और माधवी सीधा वीर के घर पहुंचे। वीर ने दरवाजा खोला। आप लोगों ने मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी। सच ने बर्बाद किया है, हमने नहीं। वीर ने गुस्से में सब कुछ कबूल कर दिया। मैंने ही चिट्ठी भेजी। मैं चाहता था कि तुम डरकर यहाँ से चले जाओ। माधवी आगे बढ़ी। डर वही फैलाता है जिसके पास सच नहीं होता। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। वीर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुका लिया। अगली सुबह गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। माधवी ने कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। सबने मिलकर उसे मिट्टी से भर दिया। उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर और एक पेड़ लगाया गया। आदित्य ने आसमान की तरफ देखा। हवा हल्की थी, किसी फुसफुसाहट की आवाज नहीं थी। जिसे लोग चुड़ैल कहते थे, वो दरअसल में एक बहन थी जो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने आई थी। माधवी अब गांव की चुड़ैल नहीं, रक्षक बन चुकी थी। डर और आदित्य ने हमेशा सीखा, सच से हारता है, और जो इंसान सच के लिए खड़ा हो जाए उसे कोई बदनाम नहीं कर दोस्तों, सकता। अफवाहें इंसान को राक्षस बना देती हैं। सच्चाई को समय लगता है, लेकिन वो जीतती जरूर है। बदला नहीं, न्याय सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे जरूरी, किसी को जाने बिना उसे नाम मत दो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हर चुड़ैल के पीछे एक सच्ची कहानी होती है, तो कमेंट में लिखो सच की जीत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।